Welcome to Tarun Eyes. So today we are going to start to daily current affair. 1 नवंबर 2022 की करंट अफेयर की शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। आज का करंट अफेयर द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है और ये सबसे प्रमुख आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, खास करके प्रीलिम्स ट्रैक के लिए। तो शुरुआत है पहली सबसे प्रमुख खबर की ओर चलते हैं और देखते हैं। पहला में ये कहा गया कि जो भारत वर्तमान विशेष बैठक की मेजबानी कर रहा है। अब आपको ये समझना चाहिए कि भाई विशेष बैठक है क्या, है ना। आतंकवाद विरोधी समिति पर भी हम चर्चा करेंगे, जिसको काउंटर टेररिज्म कमेटी भी कहते हैं। तो भारत इस वर्तमान की विशेष बैठक की मेजबानी भारत कर रहा है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है, बाकी के अन्य एग्जाम में। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारा जो सीटीसी को हम काउंटर टेररिज्म कमेटी कहते हैं, जो आतंकवाद विरोधी समिति है। इसका स्थापना किया गया था 2001 में, जिस प्रकार से 11 सितंबर 2001 के आतंकवादी हमले के मद्देनजर रखते हुए 28 सितंबर को 2001 को सर्वसम्मति के साथ सीटीसी अर्थात आतंकवाद विरोधी समिति की स्थापना की गई, ताकि विश्व के अंदर में आतंकवाद जैसी समस्या का निपटारा किया जा सकता है। और यही सीटीसी जो आतंकवाद विरोधी समिति है, इसकी अध्यक्षता भारत के द्वारा की जा रही है। इसमें आप समझेंगे कि जो सभी 15 सुरक्षा परिषद वाली जो समिति है, ये सभी इनमें भाग लेते हैं, है ना। तो याद रखिएगा कि जो सीटीसी है, आतंकवाद विरोधी जो समिति है, उस आतंकवाद विरोधी इस समिति की स्थापना यूएनएसी अर्थात यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स के प्रस्ताव 1373 के द्वारा इसका किया गया था। तो यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि भाई आतंकवाद विरोधी समिति जो है, इसकी स्थापना किसके तहत हुआ था? यूएनसी के प्रस्ताव 1373 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी भाई? तो 28 सितंबर 2001 का। कब, कैसे भाई? तो 2001 की जो 11 सितंबर 2001 की जो आतंकवादी जो हमले हुए थे, उसके बाद इसकी किया गया था, है ना। अब यहीं पर बात करते हैं, दूसरी पॉइंट पर चलते हैं। तो यहां पर देखेंगे कि उद्देश्य क्या है। सबसे पहले बात कि इस प्रस्ताव में राज्यों से आतंकवाद विरोधी कानून बनाने का आह्वान करता है कि भाई हर देश हर देश को चाहिए कि आतंकवाद विरोधी कानून बनाए, ताकि विश्व के अंदर में शांति और समन्वय स्थापित रहे, है ना। वर्तमान में इसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है। भारत में बैठक का उद्देश्य जो है कि सीटीसी के व्यापक विश्व पर चर्चा करने के लिए इसकी बैठक की है। आतंकवादी उद्देश्यों के लिए जो नई नई प्रणालियां जो उभर रही है, नए नए जो प्रौद्योगिक हमारे सामने जो आ रहे हैं, उसका भी मुकाबला करने के लिए इस सीटीसी की अध्यक्षता की गई। उसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी का नाम सुना होगा, है ना। सो पैनल को क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से आतंकवाद वित्त पोषण की बात की। एक सवाल उत्पन्न उनमें होता है कि आपने देखा होगा कि विश्व के बहुत सारे देशों ने क्रिप्टो करेंसी को अपनाया, लेकिन भारत ने क्रिप्टो करेंसी को नहीं अपनाया। और इसके पीछे का उद्देश्य यह था, न अपनाने के पीछे का मकसद यह था कि जिस प्रकार से क्रिप्टो करेंसी लीगल टेंडर नहीं है, और क्रिप्टो करेंसी एक ब्लॉकचेन के बेस के आधार पर काम करती है, जो कि दूसरे देश में बैठा हुआ व्यक्ति भारत के अंदर में टेरर फंडिंग कर सकता है। और उस टेरर फंडिंग के माध्यम से, क्योंकि हमें तो पता ही नहींगा, अगर कोई चाइना और पाकिस्तान में बैठकर व्यक्ति भारत में टेरर फंडिंग कर रहा है, टेरर जो आतंकवादी गतिविधियों को अब बढ़ावा दे रहा है, पैसे दे रहा है, हमें उस सोर्स के बारे में पता नहीं कि कौन सा व्यक्ति ये टेरर फंडिंग कर रहा है, तो ये आतंकवाद को बढ़ावा देने जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकता है। इसीलिए भारत के अंदर में क्रिप्टो करेंसी को नहीं अपनाया गया। इसीलिए अभी डिजिटल मुद्रा आ गई है भारत में, आप सभी को पता होना चाहिए। डिजिटल रुपया आया गया उसी के स्थान पर, है ना। तो अपनी स्थापना के बाद यह भारत की इस तरीके की पहली बैठक होगी जो आतंकवादी विरोधी जैसे किए जाएंगे, है ना। इस चीजों पर बात करता है। अब चलिए एक यहां पर दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूज, इस पर चर्चा करते हैं कि आप सभी को पता होगा कि हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने आप कह सकते हैं केंद्र से सिफारिश की है, अपील किया है कि जो आर्थिक समृद्धि, हमारे जो इकोनॉमिक ग्रोथ को, है ना, करने के लिए हमारे जो भारतीय मुद्रा है, उस भारतीय मुद्रा पर भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की तस्वीर होनी चाहिए। आप सभी को पता होगा कि जब आप इतिहास के पन्नों को आप उल्टेंगे, आप इतिहास के जो पूरा
तत्विक विभाग में आप जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे सिक्का, बहुत सारे ऐसी सिक्के होंगे जिस पर लक्ष्मी देवी और भिन्न भिन्न प्रकार की देवी देवताओं के प्रतिरूप देखने को मिलता है। इनका कहना है, मानना है कि भाई हमारे देश की आर्थिक ग्रोथ बढ़ेगी जब हमारे देश के अंदर में देवी देवताओं की जो स्मृति जो है उन सिक्कों पर ढाला जाएगा। लेकिन हम इससे रिलेटेड चीजों पर हम बात कर लेते हैं कि जो जब सिक्का बनाया जाता है तो उसमें मुद्रा जारी जब किया जाता है तो आरबीआई का क्या योगदान होता है, क्या भूमिका होता है, और ये जो देवी देवताओं के जो मूर्ति हुए, देवी देवताओं के जो प्रतिरूप हुए, उसके छायांकन हुए, जब सिक्के पर डालने के लिए कौन ऐसे प्रोसेस को अपनाना होगा। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारा जो आरबीआई है, आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत धारा 22 में आरबीआई को केवल बैंक नोट जारी करने का अधिकार दिया गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है भारत का जो लीगल टेंडर जो है वो नोट्स वो जारी करेगा। ये कहता है हमारा आरबीआई अधिनियम 1934 के धारा 22 के तहत। लेकिन धारा 25 इस बात पर जोर देता है, धारा 25 ये में कहा गया है कि बैंक नोटों को डिजाइन और रूप और सामग्री ऐसी होनी चाहिए जो आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड द्वारा की गई सिफारिश पर विचार करने के बाद केंद्र सरकार के द्वारा अनुमोदित होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है कि डिजाइन के बारे में, उसकी रूपरेखा के बारे में एक तरीके से केंद्र सरकार को सिफारिश करता है और इसको मंजूरी देने का काम जो है वो केंद्र सरकार का है। केंद्र सरकार इस पर मंजूरी देती है कि भाई जो नोट है उस पर गांधी बाबा का तस्वीर होना चाहिए या गणेश जी का होना चाहिए या तो फिर लक्ष्मी जी का होना चाहिए या अन्य जो 34 कोटि के देवी देवताएं हैं उनका होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये जो डिसीजन लेने का काम है केंद्र सरकार का है। ठीक है, तो केंद्र सरकार इस पर विचार करती है। सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसको क्या करेगी, सिफारिश करती है। दूसरी पॉइंट यह है कि जो मुद्रा प्रबंधन विभाग है, मुद्रा प्रबंधन विभाग जिसको हम करेंसी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट भी कहते हैं, वो मुद्रा प्रबंधन विभाग के पास मुद्रा प्रबंधन के मुख्य कार्य को संचालित करने की जिम्मेवारी दी गई है। मान लिया कि यदि कोई मुद्रा की डिजाइन को बदलने की आवश्यकता है मान लिया भारत देश के अंदर में, तो विभाग जो है क्या करेगा, डिजाइन पर काम करता है और डिजाइन पर काम करने के बाद आरबीआई को प्रस्तुत करता है और आरबीआई क्या करता है कि अपने सिफारिश को केंद्र सरकार को इसकी सिफारिश करता है कि आपको इस डिजाइन को फॉलो करना चाहिए, तब भारत सरकार जो है इसको मंजूरी देती है। तो यह काम सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है, एक संस्था का नहीं है, यह सरकार इस पर मंजूरी देने का काम करती है। चलिए इसके से संबंधित और भी बातें कर लेते हैं। सिक्का की ढलाई की बात, मिंटिंग ऑफ कॉइन्स की बात कर लेते हैं। तो मिंटिंग ऑफ कॉइन्स जो है, सिक्का की जो ढलाई है, यह सिक्का अधिनियम 2011 के तहत यह किया जाता है। 2011 में केंद्र सरकार को विभाग के मूल वर्ग के सिक्कों को डिजाइन करने और ढालने की शक्ति दिया गया है। केंद्र सरकार के पास ये ताकत होती है कि भाई कितने नॉमिनेशंस का, डिनोमिनेशन का सिक्का ढालना चाहिए या नहीं ढालना चाहिए। सिर्फ आरबीआई के पास केवल इस बात की भूमिका है कि आरबीआई इन सभी सिक्कों का वितरण करती है। आरबीआई की भूमिका केवल वितरण तक ही उसको सीमित कर दिया गया है। दूसरी बात है कि आरबीआई के द्वारा जो है मांग पत्र प्राप्त पर सरकार द्वारा ये मात्रा तय की जाती है। आरबीआई के द्वारा आरबीआई डिसाइड करता है, डिमांड करता है केंद्र सरकार से कि इस पर कितनी मात्रा तय होनी चाहिए। अभी भारत के अंदर की अगर हम बात करें तो भारत में सिक्का ढलाई करने के लिए 4 कारखाने भारत में इंडस्ट्री है या फिर आप कंपनी कह सकते हैं। एक मुंबई में है, हैदराबाद में है, कोलकाता में है और नोएडा में। यही स्थान पर भारत के अंदर में सिक्कों की ढलाई की जाती है ना। उसी प्रकार से अगर हम भारत के अंदर में नोटों की जारी कर, बैंक के नोटों की प्रकार की बात करें तो स्वतंत्र भारत, जब हमारा भारत देश आजाद हुआ था 1947 के बाद, तो 1949 में आपको पता होगा कि पहला बैंक नोट 1949 में जारी किया गया था और वो पहला बैंक नोट कितने रुपए का था, वो 1 रुपए का पहला बैंक नोट था। इसमें उस वक्त जो है किंग जॉर्ज के चित्र को वाटरमार्क विंडो में से सारनाथ के अशोक स्तंभ को शेर राजधानी के प्रतीक के साथ बदल दिया गया। शुरुआती में जब ब्रिटिश का हमारे ऊपर राज हुआ करता था तो उनके नोटों पर ब्रिटिश के किंग जॉर्ज का हुआ करता था। किंग जॉर्ज जो हुआ करते थे उनका वाटरमार्क था। उस वाटरमार्क को हटाकर हमारे देश के अंदर में जो सारनाथ है, सारनाथ में जो अशोक स्तंभ है, उस अशोक स्तंभ में जो शेर कैपिटल है, लॉयन का कैपिटल है, उस लायन कैपिटल को उसके जगह पर प्रतिस्थापित किया गया।
है ना। फिर भारत में 1996 आया, तो 1996 के बाद जो है महात्मा गांधी के श्रृंखला वाले सीरीज लाए गए, जिसमें 1996 में बदलाव किए गए, 2005 और 2016 में भी महात्मा गांधी के सीरीज वाले आपके नोट जारी किए। तो ये इस तरीके से ये आपको काम करती है ना। तीसरा सबसे प्रमुख अगर हम न्यूज की बात करें तो वो है आपके राजस्थान से संबंधित है। क्या है भाई, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने आदिवासियों के लिए स्मारक मानगढ़ एक स्थान है, मानगढ़ धाम के नाम से जाना जाता है। सो मानगढ़ को राष्ट्रीय महत्व स्मारक के रूप में घोषित करने का मांग किया गया। थोड़ा सा इसके बारे में आप जान ले कि आखिर ये मानगढ़ धाम है क्या। तो खबर में इसलिए है कि भाई मानगढ़ की जो कहानी की शुरुआत 1913 में होती है। 1913 में क्या होता है कि ब्रिटिश सरकार जो है उस वक्त भारतीय सेना द्वारा आदिवासियों के नरसंहार के लिए ये जो स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस वक्त जो है 1500 से भी अधिक वनवासियों और आदिवासियों को नरसंहार किया गया था, हत्या किया गया था। उसे जालियांवाला बाग के नाम से भी जाना जाता है। तो मानगढ़ धाम 1913 में ब्रिटिश भारतीय सेना द्वारा आदिवासियों के नरसंहार के लिए जाना जाता है, और यह स्थान व्यापक है, आदिवासी जालियांवाला के नाम से भी जानते हैं। आदिवासी जालियांवाला के नाम से भी इस स्थान को जाना जाता है। तो इससे भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं और आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कहानी है 17 नवंबर 1913 की कहानी है ना। याद रखने की जरूरत है। कितने लोग? 1500 भील आदिवासी लोगों को अंग्रेजों के द्वारा जो उसकी हत्या कर दी गई थी। वो क्या कर रहे थे? भारतीय सेना के खिलाफ वो प्रदर्शनकारी थे, वो प्रदर्शन कर रहे थे मात्र, और उस प्रदर्शनकारियों पर आपको अंग्रेजी सेना ने गोलियां चलाई, है ना। आदिवासियों के नेतृत्व में आपके बंधुआ मजदूर के उन्मूलन की मांग की जा रही थी, क्योंकि भाई आप सभी को पता है कि भाई बंधुआ बॉन्डेज लेबर जो आज हमारे भारतीय अगर संविधान की बात करें तो आर्टिकल 23 में बंधुआ मजदूरी को एक तरीके से उन्मूलन की बात करता है ना, अबोलिशन की बात करता है। फिर आंदोलन 1980 के दशक में शुरुआत हुआ का। इसके बाद केंद्र ने अग्नि देवता के साथ आदिवासियों की धुनी नामक शुद्धिकरण हवन करते हुए अपनी आवाज उठाई थी। उसी प्रकार से मोबिलाइज्ड व्हीलों को 1910 के मुख्य रूप से बंधुआ मजदूरी के उन्मूलन से संबंधित 33 मांगों पर एक चार्टर रखा था, और अंग्रेज द्वारा मांगों को क्या कर दिया गया था, आपको अस्वीकार करने के बाद इस घटना को गंभीर एक मोड़ लेता है और ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। तो इसी को राष्ट्रीय स्मारक महत्व को घोषित करने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री इस बात पर जोर देते हुए केंद्र सरकार से मांग करते हैं। एक चौथा जो सबसे प्रमुख है, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जो है आपके अमित शाह ने ये कहा कि एनआई, है ना, सो ये जो एनआईए 2024 तक सभी राज्यों में कार्यालय रखने की घोषित कर रहा है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जो कार्यालय हर राज्यों में होगी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी भी इसको कहते हैं। और ये कहता है कि भाई राष्ट्रीय जो जांच एजेंसी है एनआईए में, वो केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तक का एक संगठन है, जो कि गृह मंत्रालय के प्रशासन में ये काम करता है। 2008 में जब भारत देश के अंदर में आतंकवादी हमले हुए थे, मुंबई में अटैक हुआ था, तो उस चीजों को मद्देनजर रखते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की स्थापना की गई थी, है ना। साथ में इसमें सीबीआई के विपरीत राज्यों से विशेष अनुमति के बिना एजेंसी को आतंकवाद से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए यह अधिकार भी एनआईए में देता है। तो इस चीजों पर भी बात की जा रही है ना, कि हर राज्य में एक कार्यालय होगा। साथ साथ में यह भी है कि राज्य सरकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार केंद्र सरकार के मामले की जांच एनआईए को सौंपने का अनुरोध करती है। एनआईए के तहत ट्रायल के लिए पूरे भारत के विभिन्न विशेष अदालत को अधिसूचित किया जाता है। इन परीक्षणों की अध्यक्षता भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किया जाता है ना। तो अभी जो कार्यालय है, अगर भारत के अंदर की बात करें, एनआईए कार्यालय मुख्यालय जो है दिल्ली में है, हैदराबाद हुआ, गुवाहाटी, कोची, मुंबई, कोलकाता, आपका राजपुर, जम्मू और आपके इम्फाल जैसे राज्यों में इसकी एनआईए का कार्यालय है। एक लास्ट खबर है, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। लास्ट जो है आपका ये इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय, आप सभी को पता होगा इसके बारे में। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 के मसौदा संशोधन के प्रतिक्रिया को आमंत्रित करता है। आईटी नियम क्या है, ये प्रश्न पूछ सकता है कि आईटी नियम क्या है। जैसे सोशल मीडिया बिचौलियों को नई उभरती भूमिकाओं के बारे में खुद को अपडेट करने के लिए भारत सरकार ने अपने दशक पुराने आईटी नियमों को बदलने की बात
कही जा रही है। अभी इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूज आएंगे, तो ये भी तो बहुत ही है। साथ साथ में संशोधन करने की आवश्यकता पर जोर दिया है कि भाई जो जितने भी सार्वजनिक अधिकार हैं, हित है, उनका उल्लंघन न किया जा रहा हो तो उसके लिए संशोधन किया जाएगा। शिकायत निवारण जो ढांचा है उसको मजबूत बनाया जाएगा। अनुपालन आरंभिक चरण जो है उसको प्रभावित ना करना चाहिए इसके लिए। तो ये सारे चीजों पर रिलेटेड, तो ये 5 सबसे प्रमुख करंट अफेयर थे और इसी से संबंधित एमसीक्यू भी है जो आप जाकर आप देख सकते हैं, है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।